हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुनील कुमार राजकीय नेशनल महाविद्यालय सिरसा के हिंदी डिपार्टमेंट से। आज का जो हमारा वीडियो है वो बीए प्रथम वर्ष के द्वितीय सेमेस्टर में से धुरो सोमनी नाटक का उद्देश्य या फिर धुरो सोमनी नाटक का प्रतिपाद्य या उद्देश्य एक ही प्रश्न है। तो उसके बारे में आज हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे कि लेखक द्वारा ये जो नाटक लिखा गया है धुरो सोमनी, इस नाटक का उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि धुरो सोमनी एक उद्देश्यपूर्ण नाटक है जिसमें जयशंकर प्रसाद ने ऐतिहासिक इसकी जो कथा वस्तु है उसको लेते हुए अपने उद्देश्य को स्पष्ट किया है और स्वयं वो ये चाहते हैं कि मेरा जो इस नाटक में उद्देश्य है वो एक तो भारतीय जो संस्कृति है या भारतीय जो इतिहास है जो अभी तक उसका कुछ एक अंश अप्रकाशित है, उस अप्रकाशित अंश को उसके अंदर जो घटनाएं हैं उन घटनाओं को समाज के सामने लाना, ये मेरा प्रमुख उद्देश्य है। इसके साथ साथ उस समय की जो सामाजिक है जो समस्याएं थी उन समस्याओं को उजागर करना, ये उनका धुरो सोमनी नाटक लिखने का प्रमुख जो उद्देश्य है वो माना जाता है। तो अब हम जो इस नाटक के उद्देश्य में जो प्रमुख जो तत्व है उन तत्वों के ऊपर बात करते हैं और आगे विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। तो वो अगली स्लाइड के हम देखेंगे, अगली स्लाइड में हम देखते हैं। तो उद्देश्य के अंदर जो सबसे पहला उद्देश्य है धुरो सोमनी नाटक का वो है साहसी राष्ट्राध्यक्ष की स्थापना। साहसी राष्ट्राध्यक्ष की स्थापना यानी कि साहस पूर्वक अपने राज्य का जो राजा होता है उस राजा ने अपने राज्य की स्थापना किस प्रकार से कर रखी है, ये इस नाटक का प्रमुख उद्देश्य है। प्रस्तुत नाटक के माध्यम से देश में एक शक्तिशाली राष्ट्र अध्यक्ष की स्थापना करना, ये लेखक यानी कि जयशंकर प्रसाद का एक प्रमुख उद्देश्य माना गया इस नाटक में। और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए लेखक ने एक ऐतिहासिक जो कथा होती है उस कथा को एक नाटक के बंधन में पिरोया है। नाटककार जिस प्रकार इस कथा में कायर, शराब के नशे में धुत रहने वाला, विलासी, अयोग्य और नीच जो शासक रामगुप्त है उसको हटाकर चंद्रगुप्त जैसे साहसी, वीर और योग्य व्यक्ति के हाथ में देश की बागडोर सौंपता है, उसी प्रकार वह अपने समकालीन समाज में अंग्रेजों के शासन को समाप्त कर चंद्रगुप्त के समान शक्तिशाली तथा वीर भारतीय राष्ट्राध्यक्ष की स्थापना करना चाहता है। नाटककार की मान्यता है कि यदि हमारे देश के शासक चंद्रगुप्त जैसे होंगे तो सकरा जैसे विदेशी आक्रमणकारी हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तो इस तरह से लेखक यह चाहता है कि जब तक देश का जो राष्ट्र का या अध्यक्ष जो होता है वह साहसी, शक्तिशाली, वीर और योग्य नहीं होगा तब तक उस राष्ट्र का जो विकास है वो संभव नहीं है। तो इस प्रकार उनके प्रमुख तत्वों में जो साहसी राष्ट्राध्यक्ष है उसकी स्थापना करना ये एक माना जाता है। और धुरो सोमनी नाटक के अंदर चंद्रगुप्त के हाथों में मगध प्रदेश को सौंपने के बाद उन्हें ऐसा लगता है कि एक वीर और साहसी व्यक्ति के हाथों में जो मगध जो राष्ट्र है उसकी कमान उसके हाथों में चली गई, तो अब उसका विकास निश्चित ही है। दूसरा प्रमुख पॉइंट है नारी समस्या को उजागर करना। इस नाटक के अंदर लेखक ने तत्कालीन नारी समस्या को उजागर किया। लेखक के अनुसार भारतीय समाज एक पुरुष प्रधान समाज है यानी कि पितृसत्तात्मक समाज है जिसमें स्त्रियां अपनी सुरक्षा के लिए हमेशा पुरुषों पर आश्रित रही है।
पुरुष स्त्रियों को पशुओं से अधिक कुछ भी नहीं समझता। तत्कालीन समाज के बारे में बात कर रहे हैं हम कि उस समय का जो आदमी था वो स्त्री को केवल पशुओं से बदतर और कुछ नहीं समझता था। वह स्त्रियों पर तरह तरह से अत्याचार भी करता था और उनका मनमाना शोषण करता है। इस तरह इस नाटक में लेखक ने रामगुप्त के द्वारा धुरव स्वामिनी तथा सकराज के द्वारा कोमा के प्रति किए गए अत्याचारों का विवरण देकर नारी समस्या को उठाया है। कहने का मतलब रामगुप्त की जो पत्नी थी वो धुरव स्वामिनी थी और सकराज की जो पत्नी थी वो कोमा थी। तो उन दोनों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे थे उन अत्याचारों का लेखक ने विवरण करके एक नारी समस्या को उठाया है। साथ ही लेखक ने धुरव स्वामिनी द्वारा अपनी रक्षा का भार स्वयं लेने की बात कहकर नारी उत्थान की भी प्रेरणा दी है। लेखक के अनुसार यदि धुरव स्वामिनी की तरह आज की नारी अपनी रक्षा का भार स्वयं उठाने में सक्षम हो तो उसकी आधी से अधिक समस्याएं स्वयं ठीक हो जाती है। कहने का मतलब अगर नारी धुरव स्वामिनी की तरह अपनी रक्षा का भार स्वयं उठाने के लिए सक्षम हो जाए तो उसकी बहुत सारी जो समस्या है वो स्वयं ही दूर हो जाएगी। तो इस तरह से इस नाटक के अंदर जो नारी समस्या को उजागर किया गया वो भी लेखक का एक प्रमुख उद्देश्य है कि नारी के ऊपर किस प्रकार से अत्याचार होते थे और लेखक ने उन अत्याचारों का धुरव स्वामिनी के माध्यम से किस प्रकार उनसे विरोध करवाया है। उसके बाद में तीसरा पॉइंट है विवाह की समस्या। इस नाटक के माध्यम से होने वाले विवाह के समय युवक युवती की आपसी सहमति न होने की समस्या का उठाया गया, यानी कि अनमेल विवाह को उठाया गया है। और धुरव स्वामिनी का पिता सम्राट समुद्रगुप्त को वीर तथा शक्तिशाली जानकर उन्हें अपनी पुत्री को गुप्त कुल की वधू बनाने के लिए समर्पित कर देते हैं। राजा समुद्रगुप्त धुरव स्वामिनी का विवाह अपने योग्य पुत्र चंद्रगुप्त से कराना चाहते हैं, परंतु समुद्रगुप्त की मृत्यु के पश्चात परिस्थितियों में परिवर्तन आ जाता है और महामंत्री शिखर स्वामी तथा रामगुप्त के छल कपट के कारण रामगुप्त न केवल राजा बन जाता है अपितु धुरव स्वामिनी से भी विवाह कर लेता है। परंतु धुरव स्वामिनी से प्रेम नहीं करता वो, तथा समय आने पर वह उसे सकराज को उपहार स्वरूप देने को तैयार भी हो जाता है, यानी कि संधि प्रस्ताव में वो उसे भेंट स्वरूप देने को तैयार भी हो जाता है। इस बात का धुरव स्वामिनी कड़ा विरोध भी करती है और चंद्रगुप्त की सहायता से सकराज को मारकर वो अलग हो जाती है। इसके साथ साथ वो चंद्रगुप्त से शादी भी कर लेती है और इसी घटना के माध्यम से लेखक आधुनिक संदर्भ में यह बताना चाहता है कि माता पिता को अपने बच्चों का विवाह न तो छोटी उम्र में तय करना चाहिए और न ही उनकी इच्छा के विरुद्ध उनका विवाह करना चाहिए, अन्यथा उनके परिणाम भयंकर हो सकते हैं। तो इस नाटक के अंदर जो प्रमुख समस्या उठाई गई है वो विवाह की समस्या, क्योंकि विवाह की समस्या का मतलब ऐसा है कि इस नाटक में धुरव स्वामिनी और रामगुप्त का जो विवाह है वो अनमेल विवाह है। धुरव स्वामिनी कभी भी रामगुप्त से प्रेम नहीं करती, क्योंकि रामगुप्त ने धुरव स्वामिनी से ज़बरदस्त शादी की है। धुरव स्वामिनी और चंद्रगुप्त दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं, दोनों एक दूसरे से शादी भी करना चाहते हैं, लेकिन ज़बरदस्ती रामगुप्त धुरव स्वामिनी से शादी कर लेता। तो ये जो समस्या है विवाह की, इस समस्या को भी इस नाटक का एक उद्देश्य माना गया है। उसके बाद में चौथा पॉइंट है त्याग और उदारता की भावना पर बल। लेखक ने इस नाटक के माध्यम से लोगों को अपने त्याग एवं उदारता की भावना को विकसित करने की प्रेरणा दी है। इस नाटक के अनुसार राजा समुद्रगुप्त ने अपने मरने से पूर्व अपने छोटे राजकुमार चंद्रगुप्त को राज्य का उत्तराधिकारी घोषित किया था, परंतु होता क्या है, उनके मरने के पश्चात चंद्रगुप्त ने अपने बड़े भाई रामगुप्त, जिसे उसके पिता अयोग्य समझते थे, के लिए अपना सारा राज्याधिकार इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वह अपने घर में कलह नहीं करना चाहता था, यानी कि लड़ाई झगड़ा नहीं देखना चाहता था अपने घर में। इस घटना से चंद्रगुप्त के त्याग और उसकी उदारता का परिचय मिलता है। लेखक यही भावना समाज में भी बनना चाहता है। कहने का मतलब यह है कि चंद्रगुप्त के बाप यानी कि समुद्रगुप्त ने
चंद्रगुप्त को गुप्त वंश का शासक या राजा घोषित किया था, जो उसका छोटा बेटा था। लेकिन चंद्रगुप्त ये सोचता है उस अपने पिता के मरने के बाद कि अगर मैं इस राज्य का उत्तराधिकारी बन गया तो मेरा जो बड़ा भाई है वो मेरे प्रति कलह या झगड़ा रखेगा, इसलिए वह उस राज्य का त्याग कर देता और त्याग करने के बाद अपने बड़े भाई को राज्य का उत्तराधिकारी बना देता। तो ये जो बात है ये चंद्रगुप्त की त्याग और उदारता की भावना को उजागर करती है। उसके बाद में पांचवा जो तत्व है वह प्रेम भावना का विस्तार। इस नाटक के माध्यम से लेखक ने लोगों में प्रेम भावना का विस्तार किया है। लेखक के अनुसार मनुष्य का जीवन बहुत छोटा होता है और उसमें भी युवावस्था तो और भी छोटी होती है। और जयशंकर प्रसाद ये मानते हैं कि मनुष्य का यह छोटा सा जीवन प्रेम में होना चाहिए, साथ ही युवावस्था में तो यह और भी अधिक प्रकट होना चाहिए। लेखक ने अपने इस मंतव्य को अपने काल्पनिक पात्र कोमा के द्वारा प्रकट किया है। यहाँ यह बता देना भी आवश्यक है कि जहाँ लेखक ने मनुष्य के हृदय में प्रेम के भावों का विस्तार करने की प्रेरणा दी है, वे मनुष्य की विलासिता का घोर विरोध भी किया है। कहने का मतलब ये है कि जो जयशंकर प्रसाद हैं वो प्रेम की जो भावना उसका विस्तार इस नाटक में वो करना चाहते थे और किया भी था, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी के माध्यम से। ध्रुव स्वामिनी की शादी होने के बाद भी आज भी वो अपने मन ही मन में चंद्रगुप्त से प्रेम करती है और कहीं ना कहीं चंद्रगुप्त भी ध्रुव स्वामिनी से प्रेम करता है, लेकिन उन दोनों के पास किसी भी प्रकार का कोई मौका नहीं था। और दूसरी तरफ जो रामगुप्त होता है वो क्या करता है, वो ध्रुव स्वामिनी से केवल और केवल बाहरी प्रेम का दिखावा करता है और यही ध्रुव स्वामिनी करती है कि वो रामगुप्त से हमेशा दूरी बनाकर रखती है। प्रेम तो बहुत दूर की बात, वो उसके पास तक नहीं जाती। तो ये जो चीज़ है ये चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी के प्रेम की जो भावना उस भावना को उजागर करती है। उसके बाद में छठा जो पॉइंट है वह अत्याचार एवं दुष्ट प्रवृत्तियों की समाप्ति। दूसरों पर अत्याचार करने वाला और जो दुष्ट प्रवृत्तियों का जो व्यक्ति है उसकी जो भावनाएं विचारधारा है उनकी समाप्ति करना इस नाटक का एक उद्देश्य माना गया है। इस नाटक का एक उद्देश्य यह है कि लेखक इस नाटक के माध्यम से तत्कालीन भारतीय समाज में फैले हुए अत्याचारों और दुष्प्रवृत्तियों की समाप्ति करना चाहता है। नाटक में लेखक ने सकराज, रामगुप्त एवं शिखर स्वामी के अत्याचारों और बुराइयों को चंद्रगुप्त द्वारा समाप्त करवाकर एक शांति प्रिय समाज की स्थापना पर बल दिया है। वे वर्तमान भारतीय समाज को एक ऐसे समाज के रूप में देखना चाहते हैं जिसमें भाई का भाई के प्रति प्रेम हो तथा समाज में कोई किसी पर अत्याचार न करे। तो कहने का मतलब ये है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक के अंदर रामगुप्त शिखर स्वामी के द्वारा बार बार कभी पुरोहितों के ऊपर, कभी अपने राज्य के सामंतों के ऊपर, कभी राज्य की स्त्रियों के ऊपर विभिन्न प्रकार के जो अत्याचार है वो अत्याचार किए जा रहे थे और खुद वो एक विलासी प्रवृत्ति का जीवन व्यतीत कर रहा था। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये रामगुप्त और शिखर स्वामी के अत्याचारों और उनकी दुष्प्रवृत्तियों को उजागर करता है। इसके साथ साथ सकराज के भी जो अत्याचार है या उसके जो बुरे विचार हैं उनको भी लेखक ने उजागर किया है, क्योंकि सकराज के जो मन के जो भाव हैं वो एक अयासीपन से भरे हुए हैं। इसी वजह से वो मगध प्रदेश से ध्रुव स्वामिनी को संधि के तौर पर उपहार स्वरूप भेंट मांगता है। तो ये चीज़ें क्या है, ये उनकी बुरी मानसिकता, उनके अत्याचार, उनकी दुष्ट प्रवृत्तियों को का जो वर्णन है वो लेखक ने भली भांति किया है। उसके बाद में सातवां है प्राचीन इतिहास की जानकारी। देखो मैंने आपको सबसे पहले बताया था ये जो बात है ये जो तत्व है ये लेखक का प्रमुख उद्देश्य है। लेखक केवल यही इस नाटक के माध्यम से बताना चाहता है कि मेरा जो मकसद है वो इतना ही है कि प्राचीन भारतीय जो सभ्यता है, संस्कृति है, इतिहास है और उसकी जो छोटी छोटी घटनाएं हैं उस घटनाओं को समाज से उन सभी चीज़ों को अवगत करवाना, कि समाज को भली भांति उनके बारे में बताना है। इस नाटक के अन्य सभी उद्देश्यों के साथ लेखक का यह भी प्रमुख उद्देश्य है
कि वह इसके माध्यम से भारतवासियों को अपने प्राचीन इतिहास की जानकारी देना चाहता है। और प्रस्तुत नाटक में लेखक ने उस भारतीय इतिहास का वर्णन किया है जिसे भारत के इतिहास में स्वर्ण काल कहा जाता है, यानी कि गुप्त वंश को भारतीय इतिहास के अंदर स्वर्ण काल, सोने का काल कहा जाता है। गुप्त काल के अंदर आर्य, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त द्वितीय जैसे महान राजा हुए थे, इसलिए इस काल को सोने का काल कहा जाता है। साधारणतः इतिहास में कुछ कठिन और जटिल होने के कारण न तो कोई इसे पढ़ता है और न ही समझता है, परंतु लेखक की मान्यता रही है कि इतिहास वह शिक्षक है जिससे शिक्षा पाकर हम न केवल अपने वर्तमान अपितु अपने भविष्य को भी उज्ज्वल बना सकते हैं। इसलिए उन्होंने भारतीय इतिहास के एक स्वर्णिम घटना को नाटक के रूप में लिखकर एक सरल एवं रोचक रचना बनाकर पाठक के सामने प्रस्तुत किया है ताकि इससे वह कुछ सीख सके। तो कहने का मतलब यह है कि लेखक का जो नाटक का एक और जो उद्देश्य है वो है भारतीय प्राचीन इतिहास की वर्तमान समाज के लोगों को या समाज के सामने उस ऐतिहासिकता को उजागर करना, ताकि जो लोग हैं वो उस इतिहास के बारे में, उसकी घटना, उसके विषय वस्तु के बारे में भली भांति जान सके। और नाटक का जो अंतिम उद्देश्य है वह देशभक्ति की भावना, क्योंकि यह जो नाटक है एक ऐतिहासिक नाटक है। इसमें भारतीय इतिहास की एक स्वर्णिम घटना को लिया गया है जो सोने के समान है। जिस समय यह नाटक लिखा गया उस समय भारत में अंग्रेजों का शासन था। उस समय के लगभग प्रत्येक कवि और लेखक का यह फर्ज था कि वह अपने साहित्य के द्वारा लोगों में देशभक्ति की भावना को जगाने का प्रयास करें। इसलिए प्रसाद जी ने समाज के प्रति उच्च भावनाओं को दिखाकर पाठक को सकराज और रामगुप्त जैसे देशद्रोहियों और विदेशी आक्रांताओं के खिलाफ विद्रोह करने के लिए प्रेरित किया है। तो इस नाटक के अंदर एक प्रमुख उद्देश्य ये भी है कि देशभक्ति की भावना को जागृत करना। वो कैसे कि जब मगध प्रदेश के ऊपर विदेशी आक्रमणकारी यानी कि सकराज आक्रमण करता है तो चंद्रगुप्त का जो छोटा भाई रामगुप्त वो पीछे हट जाता है और संधि कर लेता है और उसका गुलाम बनने को तैयार हो जाता है। लेकिन चंद्रगुप्त जो है वो इस बात से कभी भी सहमत नहीं है। वो ये चाहता है कि ये जो राष्ट्र है वो माँ और बाप के समान है, इसलिए वो उस राष्ट्र को, अपने प्रदेश को, मगध को छोड़ना नहीं चाहता। वो कहता है कि जब तक हमारे शरीर के अंदर जान है तब तक हम युद्ध करेंगे। इसलिए वो अकेले ही ध्रुव स्वामिनी के साथ किससे, सकराज से लड़ने के लिए चला जाता है और अंत में सकराज को मार भी देते हैं। यहाँ पर जो चंद्रगुप्त है उसकी देशभक्ति की भावना को उजागर किया गया कि उसमें देशभक्ति की जो भावना है वो कूट कूट कर भरी हुई है। इसके साथ साथ लेखक ने जब ये नाटक लिखा था उस समय देश स्वतंत्र नहीं था, परतंत्र था। तो लेखक कहता है कि मेरे साथ साथ अन्य जो कवि थे या साहित्यकार थे उन सभी का ये फ़र्ज़ था और वो अपने फ़र्ज़ को बखूबी निभा भी रहे थे। कोई काव्य रचनाओं के माध्यम से, कोई कहानियों के माध्यम से, कोई नाटकों के माध्यम से और कोई उपन्यासों के माध्यम से लोगों के हृदय में देशभक्ति की भावना को जगाने का कार्य कर रहे थे। तो इस प्रकार इस नाटक का एक उद्देश्य ये भी है कि लोगों के हृदय के अंदर देशभक्ति की भावना को जागृत करना। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो नाटक है ये एक उद्देश्यपूर्ण रचना इसको माना गया है और इसमें लेखक ने प्राचीन इतिहास के साथ साथ जो नवीनीकरण है या नवीनी प्रस्तुतिकरण है के माध्यम से देशभक्ति, अखंड राष्ट्रीयता, नारी सम्मान और सामाजिक बुराइयों का अंत करने का भी अमर संदेश दिया है। तो ये जो नाटक है ये अपने आप में एक उद्देश्यपूर्ण नाटक है और नाटक की खास बात यह है कि इसमें विभिन्न प्रकार की समस्याओं को उठाया गया है, चाहे नारी समस्या से संबंधित हो, चाहे राष्ट्राध्यक्ष से संबंधित हो, चाहे कोई और अन्य प्रकार की सामाजिक समस्या से संबंधित हो। तो ये जो नाटक है ये अपने आप में उद्देश्यपूर्ण है और नाटक के अंदर जो सबसे बड़ी बात है वो प्राचीन इतिहास की जो जानकारी लेखक ने समाज के सामने प्रस्तुत की है और प्राचीन इतिहास के साथ साथ प्राचीनता और नवीनता दोनों के बीच में समन्वय भी
स्थापित किया है। तो इस प्रकार आज का जो हमारा जो प्रश्न था वो ध्रुवसमनी नाटक का प्रमुख उद्देश्य था और इसको हमने आज विस्तार पूर्वक पढ़ा। आशा करता हूँ कि आपको ये जो प्रश्न है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टाइम अगले वीडियो के साथ आपके सामने जल्दी प्रस्तुत होऊंगा। धन्यवाद।